हेलो सीए एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम रितिका राठी और आज हम कवर करेंगे सीए फाइनल ऑडिट का चैप्टर डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट के लिए आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को या फिर आप आई बटन को चेक कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट हमने पार्ट फर्स्ट में किया था, आपको याद होगा, डिजिटल ऑडिट एंड ऑडिटिंग डिजिटली। ये दोनों के बारे में हमने फीचर्स जाने, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब हम कर चुके हैं। तो आज कवर करते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स मिलेगी जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, साइबर रिस्क। सबसे पहले साइबर रिस्क का मीनिंग। साइबर अटैक इज एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी इसके अंदर क्या होगा, आप किसी के कंप्यूटर सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं, आपको ऑथराइज नहीं किया गया, फिर भी आप किसी के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हैं। आपका इंटेंशन क्या होगा उस वक्त? टू स्टील द इंफॉर्मेशन और टू डैमेज दैट कंप्यूटर सिस्टम, तभी वो अटैक कहलाएगा एक तरह से। तो साइबर रिस्क क्या होता है, साइबर अटैक क्या होता है? किसी के सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना विद द व्यू ऑफ या विद द इंटेंशन टू डैमेज, स्टील और डिसेबल और डिस्ट्रॉय द डेटा स्टोर्ड इन दैट सिस्टम। तो ये थी डेफिनेशन। नाउ मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स आर। इसके अंदर कुछ तरह के साइबर अटैक्स दिए गए हैं जिनको आपको जो डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही लर्न भी करना पड़ेगा और इस तरीके से आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि अगर आपको डेफिनेशन दी जाए और कहा जाए आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ साइबर अटैक इज दिस, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है। तो सभी साइबर अटैक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पहला है मालवेयर। मालवेयर का क्या मतलब दिया है इसमें? मालवेयर जो है वो किसी तरह का प्रोग्राम होता है जिसको हम क्रिएट ही किस लिए कर रहे हैं? विद द इंटेंट टू हार्म कंप्यूटर। मालवेयर इज एनी प्रोग्राम और कोड दैट इज क्रिएटेड विद इंटेंट टू हार्म कंप्यूटर, नेटवर्क या सर्वर। यानी कि एक किसी तरह का कोड या प्रोग्राम जिसको आपने इस इंटेंशन से बनाया है कि आप कंप्यूटर को हार्म करना चाहते हैं या नेटवर्क को हार्म करना चाहते हैं या सर्वर को हार्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो मालवेयर के कुछ सबसेट्स है, यानी कुछ और एग्जाम्पल्स है कि मालवेयर किस किस तरह का हो सकता है। तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो है रैंसमवेयर, फाइललेस मालवेयर, ट्रोजन, वायरसेस। एग्जाम्पल्स बहुत है पर यहाँ कुछ ही डिफाइन किए गए हैं आपकी बुक में, तो हम केवल उन्हीं के बारे में जानेंगे। पहला रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का क्या मतलब है? इसके अंदर आपके सिस्टम को इस तरह लॉक कर दिया जाता है कि आप उसमें कोई किसी तरह का काम परफॉर्म नहीं कर पाते और उसके बाद में आपसे कुछ अमाउंट डिमांड की जाती है, उसको अमाउंट को कहते हैं रैंसम। तो इसमें क्या दिया है? इन रैंसमवेयर अटैक इट लॉक्स एंड एनक्रिप्ट्स विक्टिम्स डेटा रेंडरिंग देम इनएसेसिबल। आपका जो डेटा है उसको लॉक कर दिया जाएगा, आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कब तक? जब तक आप until the attacker receives the ransom payment। वो अटैकर जो है ना वो आपसे फिरौती की मांग करेगा कि आप पैसे दीजिए, उसके बाद ही आपके सिस्टम को, आपके डेटा को एक्सेस करने दिया जाएगा। तो ये थी टर्म रैंसमवेयर। नाउ नेक्स्ट इज फाइललेस मालवेयर। फाइललेस मालवेयर, नाम से ही पता चल रहा है ये कोई प्रॉपर किसी फाइल में नहीं है, ना ही ये कोई कोड है, ना ही ये कोई प्रोग्राम है। ये आप ही के सिस्टम में एक लेजिटिमेट सोर्स यूज करके उसी को आपके सिस्टम में बिल्ट कर दिया जाता है टू एग्जीक्यूट अ साइबर अटैक। यानी कि ये इस तरीके की मालिशियस एक्टिविटी है जिसमें यूजर के खुद के लेजिटिमेट टूल्स को जो कि सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है उन्हीं को साइबर अटैक के लिए यूज किया जाता है। आपके सिस्टम के अंदर बाहर से कोई भी कोड इंसर्ट नहीं किया गया, बाहर से कोई सॉफ्टवेयर इंसर्ट नहीं किया गया, जबकि जो सिस्टम के खुद के टूल्स हैं उन्हीं की हेल्प से साइबर अटैक किया जा रहा है और इसमें कोई भी तरह का फुटप्रिंट भी नहीं छोड़ता है वो पीछे। यानी कि इस तरह की मालवेयर को डिटेक्ट कर पाना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट इज ट्रोजन। ट्रोजन का क्या मतलब है? ये एक ऐसा मालवेयर है जो आपको देखने में लगेगा कि ये एक जेन्युइन सोर्स है। ये किस तरह की फॉर्म में आएगा? जैसे कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या फिर किसी तरह का गेम है, कोई फ्री डाउनलोड्स आपको मिलते हैं। इस तरह की चीज़ें जब आप डाउनलोड कर लेते हैं देखने में आपको वो बिल्कुल जेन्युइन लगेगी, लेकिन इन रियल वो होती है
वो मालवेयर होता है, जो कि देखने में आपको लगेगा कि हार्मलेस फाइल्स हैं, पर वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करता है। इसीलिए आपको इंटरनेट से जब भी आप किसी चीज़ को डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये इंश्योर कीजिए कि वो साइट सेफ है या नहीं है। Otherwise, it can insert trojans to your system and which can affect the processing of the system. एक बार अगर आपके सिस्टम में ट्रोजन नाम का मालवेयर इंसर्ट हो गया, उसके बाद में आपके सिस्टम के साथ क्या होगा, आपकी फाइल्स करप्ट हो सकती है, हार्ड ड्राइव्स डिलीट हो सकती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोबाइल मालवेयर। मोबाइल के अंदर ही मालवेयर इंसर्ट किया जाता है, और किस किस के थ्रू वो इंसर्ट हो सकता है। अगर आप कोई पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू, या फिर किसी और नेटवर्क के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाया है उसके थ्रू, तो इन सब चीज़ों के थ्रू जब मोबाइल में मालवेयर इंसर्ट किया जाता है, उस तरह की मालवेयर को कहते हैं मोबाइल मालवेयर। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ मालवेयर जो हमने पढ़ी। पहला था रैंसमवेयर, दूसरा हमने पढ़ा फाइललेस मालवेयर, and then Trojans, and at last we have read about mobile malware. So next type of cyber risk is denial of service. Denial of service नाम से क्या पता चल रहा है, आपको सर्विस करने से रोक रहा है। तो ये तरह का साइबर रिस्क है जो आपको किस तरह से सर्विस करने से रोकेगा। ये क्या करता है, आपके सिस्टम में फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा इंसर्ट कर देता है कि उनकी फ्लड आ जाती है, जिससे कि आपका रूटीन बिजनेस इंटरप्ट होता है। आप डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसे ईमेल राइटिंग, ये सब जो है वो बिल्कुल स्मूथली नहीं कर पाते। लेट्स रीड द डेफिनेशन गिवन इन द बुक कि DOS अटैक एक ऐसा अटैक है दैट फ्लड्स अ नेटवर्क विथ फॉल्स रिक्वेस्ट्स इन ऑर्डर टू डिस्टर्ब बिजनेस ऑपरेशंस। यूजर्स आर अनेबल टू परफॉर्म रूटीन टास्क्स सच एज accessing email, वेबसाइट्स, अकाउंट्स और अदर रिसोर्सेज। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। DOS अटैक्स जैसे रैंसमवेयर जो था ना, उसके अंदर हम अमाउंट पे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहे थे, जबकि ये DOS जो है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स है, ये बिना रैंसम पे करे भी सॉल्व हो सकती है। इट इज़ वन ऑफ द की फीचर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ अटैक्स। और नेक्स्ट इसमें दिया गया है ये किस लिए इंसर्ट किए जाते हैं। इनका जो मेन पर्पस होता है वो मनी नहीं है, इनका पर्पस होता है आपका टाइम वेस्ट करवाना, आपके रिसोर्सेज को वेस्ट करवाना और आपकी कॉस्ट को इंक्रीज करना। ठीक है, तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या थे, ये हैं। इसके अंदर आपको सर्विस करने से डिनाई किया जाता है, रोका जाता है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को इंटरप्ट किया जाता है, आप अपनी वेबसाइट्स को, ईमेल्स को एक्सेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि नेटवर्क में इतनी ज़्यादा फॉल्स रिक्वेस्ट इंसर्ट करती जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो फ्लड आ जाती है वो आपको इंटरप्ट करती है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ साइबर अटैक इज फिशिंग। फिशिंग क्या है? फिशिंग के अंदर आपकी फ़ोन में SMS द्वारा, फ़ोन कॉल द्वारा, ईमेल द्वारा इस तरीके की चीज़ें इंसर्ट की जाती है, जिससे कि आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, वो ऑब्टेन किए जा सके या फिर आपके सिस्टम को हार्म किया जा सके। तो टाइप्स ऑफ फिशिंग क्या है? ओके, फर्स्ट इज स्फीयर फिशिंग। स्फीयर फिशिंग के अंदर अटैकर आपको ईमेल के थ्रू टारगेट कर रहा है। क्या करेगा वो? ईमेल के अंदर किसी भी टाइप का लिंक वगैरह सेंड करेगा, ईमेल के थ्रू अटैक करेगा और कोशिश करेगा कि आपसे आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस या लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो ऑब्टेन किए जा सके। तो इसके अंदर स्पीयर फिशिंग में किस चीज़ का यूज़ हो रहा है? स्पीयर फिशिंग में इट इज़ थ्रू मॉलिशियस ईमेल्स। नाउ नेक्स्ट इज वेलिंग। वेलिंग का मतलब ये है, ये एक तरीके का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करता है सीनियर एम्प्लॉयज़, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर एम्प्लॉयज़ या फिर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ को टारगेट करता है। वेलिंग नाम का जो साइबर अटैक है वो स्पेसिफिकली इनको ही टारगेट करता है। और क्यों करता है? वो चाहते हैं इनके सिस्टम्स का एक्सेस मिल जाए या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी ऑब्टेन की जा सके। तो वेलिंग के अंदर क्या कीवर्ड था कि इट अटैक्स स्पेसिफिकली द एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ और हायर लेवल एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्मिशिंग और उससे नेक्स्ट विशिंग। स्मिशिंग एंड विशिंग दोनों बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ एक पॉइंट है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, और वो पॉइंट क्या है? स्मिशिंग के अंदर तो ये है कि फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज। कैसे याद रखना है? S फॉर स्मिशिंग,
एस फॉर SMS। इसके अंदर फ्रॉडलेंट SMS किए जाते हैं और ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक रेप्यूटेड कंपनी ने मैसेज किया है और उसके रिस्पॉन्ड में हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। और विशिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ़ोन कॉल यूज़ होती है। विशिंग यानी वॉइस, वॉइस यानी फ़ोन कॉल। तो फ़ोन कॉल के थ्रू ऐसा दिखाया जाता है कि किसी रेप्यूटेड कंपनी ने फ़ोन कॉल की है और हम उन्हें उससे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो ये चारों तरीके के जो फिशिंग के अटैक्स थे, ये फर्स्ट हमने पढ़ा स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग में किसके थ्रू हो रहा था ये अटैक? थ्रू द ईमेल्स। नेक्स्ट इज वेलिंग। वेलिंग में क्या हुआ? वेलिंग में हमने जो है सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया स्पेसिफिकली। और फिर उसके बाद है स्मिशिंग। स्मिशिंग में क्या किया? SMS के थ्रू किया साइबर अटैक। और विशिंग में यानी वॉइस यानी फ़ोन कॉल के थ्रू हमने साइबर अटैक किया। तो ये थी चारों चीज़ें फिशिंग के रिलेटेड। नेक्स्ट टाइप ऑफ साइबर अटैक इज स्पूफिंग। स्पूफिंग के अंदर अटैकर जो है वो अपने आप को इम्पर्सोनेट कर लेता है, डिस्गाइज कर लेता है। क्या मतलब है? रूप बदल लेता है और अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि वो एक जेन्युइन सोर्स है, ट्रस्टेड सोर्स है, और आप उन पे विश्वास करके हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, या फिर वो उस विश्वास का फ़ायदा उठाते हुए मनी स्टील कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। तो ये है स्पूफिंग। और स्पूफिंग के जो टाइप्स है वो दिए है डोमेन स्पूफिंग और ईमेल स्पूफिंग। डोमेन स्पूफिंग में क्या होता है? एक अटैकर जो है वो इस तरीके की फेक वेबसाइट्स यूज़ करता है, फेक ईमेल एड्रेस यूज़ करता है गुमराह करने के लिए। खुद तो इस तरीके का डोमेन नेम यूज़ करता है जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये सच में वही पर्सन है। आपने देखा होगा कि जो रिलायबल साइट्स होती है ना, उनकी भी डुप्लीकेट साइट्स बनी होती है और डोमेन नेम सेम होता है, पर फिर भी फेक और रियल में डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। स्पेलिंग में इस तरीके से वो फेरबदल करते हैं कि हमारी नज़रें धोखा खा जाती है। तो यही उसका एक एग्जाम्पल है खुद को डिस्गाइज करने का या इम्पर्सोनेट करने का, कि देखने में लगता है कि ये रियल डोमेन नेम है जबकि वो फेक होता है, और हम उस पर क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। तो दूसरा था ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग इस तरीके का साइबर अटैक है जो कि इंफॉर्मेशन स्टील करता है या मनी एग्जॉर्शनेट करता है या फिर मालवेयर इंस्टॉल करता है थ्रू ईमेल। वो ईमेल इस तरीके की ईमेल आईडी यूज़ करते हैं जो हमें लगती है कि एक ट्रस्टेड सोर्स है जबकि वो फेक होती है। तो ये था स्पूफिंग। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स का क्या मतलब है? कि किसी रियल आइडेंटिटी का मिसयूज़ करना। इसमें दिया भी है वैलिड यूज़र क्रेडेंशियल्स का मिसयूज़ करना, यानी कि अगर हमारे क्रेडेंशियल्स जो है वो किसी के हाथ लग जाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, उनका मिसयूज़ हो सकता है। तो इस तरीके के साइबर अटैक का नाम क्या है? आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स। ओके, नेक्स्ट इज इनसाइडर थ्रेट्स। देखो, हमारी कंपनी में काम करने वाले करंट एम्प्लॉयज़ या फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जिनके हाथों में हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस थी, जिनको हमारे सीक्रेट्स पता है ऑर्गेनाइजेशन के, वही एम्प्लॉयज़ बाहर जाकर जब उनका ले ऑफ हो जाता है या जब वो छोड़कर चले जाते हैं तो वो उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करते हैं, और उसी तरह के रिस्क को, उसी तरह के साइबर अटैक को कहते हैं इनसाइडर थ्रेट्स। यानी कि जो पहले इनसाइडर थे, मतलब इसको मैं बिल्कुल आपको बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है। जो आपके यहाँ पहले काम करते थे, जिनको सारी इन्फॉर्मेशन पता है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के बारे में, वो बाहर जाकर दूसरों की हेल्प करके अटैक करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज DNS टनलिंग। DNS टनलिंग इज रिलेटेड टू डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स और टनलिंग का मतलब ये है कि किसी तरह का इनवैलिड टनल क्रिएट किया जा रहा है। तो इसके नाम से तो हम यही समझे। नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन। इसमें हमने दिया है साइबर क्रिमिनल्स। कौन यूज़ कर रहा है इस तरह की टेक्निक को अटैक करने के लिए? साइबर क्रिमिनल्स आर यूजिंग मलिशियस डोमेन नेम्स। इस तरह के डोमेन नेम यूज़ करते हैं जो देखने में लग रहा है कि सब सही है, परफेक्ट है, जबकि वो मलिशियस डोमेन नेम्स होते हैं। उनके थ्रू वो हमारी सिक्योरिटी को बाईपास कर जाते हैं, ओवरराइड कर जाते हैं, और एक इस तरीके का नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं जिसके थ्रू वो हमारे सिस्टम में वायरस, मलिशियस फाइल्स सब इंस्टॉल करके सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। इसका नाम टनलिंग क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर अटैकर एक तरह की टनल, एक तरह का नेटवर्क रूट क्रिएट कर रहा है जिसके थ्रू वो डाटा का एक्सफिल्ट्रेशन भी कर रहा है,
यानी कि हमारे सिस्टम से डेटा चुरा भी रहा है, सिस्टम को डैमेज कर रहा है, सिस्टम के अंदर वायरस इंसर्ट कर रहा है। और क्यों कर पा रहा है वो? अपने डोमेन नेम की वजह से। तो इस वजह से उसका नाम पड़ा डोमेन नेम सिस्टम टनलिंग, डीएनएस टनलिंग। ओके, द नेक्स्ट इज IoT बेस्ड अटैक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका क्या मतलब है? इसका बिल्कुल डीप मीनिंग तो इसी चैप्टर में आगे आएगा, पर बेसिक आपको बताऊं तो आजकल जो ये स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, हर चीज़ जो स्मार्ट आगे जुड़ता जा रहा है ना, उसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ को अपने घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट करके बिल्कुल एक कमांड देते हैं और वो उस कमांड को फॉलो करता है। यानी कि चीज़ें भी रोबोट की तरह बिहेव करने लगी है। तो उस चीज़ को जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, उसके थ्रू भी साइबर अटैक किया जा सकता है। यानी अगर आपके घर की हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू जुड़ी होगी, यानी वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड होगी, उससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस है, वो लीक होने का चांस इंक्रीज हो जाता है। तो उनके थ्रू, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू जिस तरह का साइबर अटैक किया जा रहा है, वो एक तरह का जो साइबर रिस्क है उसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT बेस्ड अटैक्स। तो ये थे टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। ठीक है, हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा फिशिंग, स्पूफिंग, IoT बेस्ड अटैक्स, DNS टनलिंग, और क्या पढ़ा? और हमने पढ़ा आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स, इनसाइडर थ्रेट्स, और उसके अलावा हमने पढ़ा मालवेयर। तो ये थे सब पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। साइबर रिस्क की कितनी स्टेजेस बताई गई है? 3 स्टेजेस है आपकी बुक में। पहली का नाम है असेसिंग द साइबर रिस्क। कोई भी रिस्क है, कभी भी उसकी स्टेजेस दी जाती है, तो पहला स्टेप यही होता है कि आप असेस करो रिस्क को। तो यहाँ स्टेज 1 क्या है? असेसिंग द साइबर रिस्क। उसमें क्या दिया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ये कंसीडर करते हुए चलना चाहिए कि अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है तो उसको साइबर रिस्क फेस करना पड़ सकता है। किस तरह का साइबर रिस्क उसको फेस करना पड़ेगा, और क्योंकि कुछ कॉमन साइबर रिस्क है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन ही होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल जो ईमेल्स के थ्रू किए जा रहे हैं, फिशिंग वगैरह, फिशिंग हो गया, कॉमन टाइप ऑफ अटैक है, रैंसमवेयर। तो इन सब को कंसीडर करते हुए चलना चाहिए, असेस कर लेना चाहिए। तो पहली स्टेज थी असेसिंग द साइबर रिस्क। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज इज इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क। स्टेज 2 में हम चेक करेंगे कि जो साइबर रिस्क हमने असेस किया है वो हमें किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। यानी कि उस रिस्क से हम पे कोई लिटिगेशन फाइल हो सकता है, या किसी तरह का फाइन का इम्प्लीकेशन आ रहा है, किसी तरह का डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमें ये उसका इम्पैक्ट जो है वो देखना होगा, साइबर रिस्क का हम पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तीसरा स्टेज है मैनेजिंग द साइबर रिस्क। आपने असेस कर लिया कि रिस्क है या नहीं है। दूसरा, आपने इम्पैक्ट देख लिया कि वो आपको किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। और तीसरा, आपको उसको मैनेज करना है। मैनेज करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि अगर आप इस रिस्क को मैनेज करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली इज गोइंग टू ग्रो एंड डेवलप। सो मैनेजमेंट में क्या होगा? अगर साइबर रिस्क मैनेजमेंट कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू, कैसे कैसे हेल्प करेगा? पहला ये कि आपको अपने साइबर रिस्क का एक हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, हॉलिस्टिक यानी पूरी नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके का साइबर रिस्क है। दूसरा, कि आपके एग्जिस्टिंग IT सिस्टम को या साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम को और कितने डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसमें किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है, आपको ये आइडिया मिल जाएगा। आप असेस कर सकेंगे कि सिस्टम आपका कैसा है। तीसरा, टू अलाइन साइबर सिक्योरिटी। तो आप मैनेजमेंट करेंगे तो आप साइबर सिक्योरिटी को अलाइन कर पाएंगे, इंस्टॉल करवा पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने में ईजी हो जाएगा। एंड फोर्थ इज़ टू अंडरस्टैंड एक्सेप्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड कंपनसेटिंग कंट्रोल्स। आपने जो कंट्रोल्स लगाए हैं साइबर रिस्क पे, आप उन्हें भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये थे साइबर रिस्क को मैनेज करने से मैनेजमेंट को किस तरह की हेल्प मिल सकती है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि आपने पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया था, हमने इससे पिछले पॉइंट में रिस्क को आइडेंटिफाई किया, तो अब आप अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वही है साइबर सिक्योरिटी। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द रिस्क।
रिस्क आइडेंटिफाई करते वक्त ऑडिटर को भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या मैनेजमेंट ने अपने रिस्क असेसमेंट में साइबर रिस्क को कंसीडर किया या नहीं किया। तो एंटिटी साइबर रिस्क को कंसीडर कैसे करती है, इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं। एंटिटी शुड कंडक्ट अ पीरियोडिक असेसमेंट एंड डेवलप अ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी विच आइडेंटिफाई साइबर सिक्योरिटी रिस्क। एंटिटी को ये इंश्योर करना होगा, इस तरीके का पीरियोडिक असेसमेंट करवाना होगा कि क्या साइबर रिस्क कंसीडर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि मेंटेन अ पीरियोडिकल रिव्यू इन्वेंट्री ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एसेट्स। उनकी जो इंफॉर्मेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो एसेट ही होता है, तो उसको पीरियोडिकल रिव्यू करवाना होगा कि उसकी जो इंफॉर्मेशन एसेट्स है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है। ओके, तीसरा है classify and prioritize protection of their information assets based on sensitivity and business value। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, सबसे पहले हम ये चेक कर रहे थे कि मैनेजमेंट कंसीडर कर रहा है या नहीं कर रहा है साइबर रिस्क को। दूसरे पॉइंट में हमारी इंफॉर्मेशन एसेट्स प्रोटेक्टेड है या नहीं है। तीसरे पॉइंट में वो क्लासीफाई कर रहा है इंफॉर्मेशन एसेट्स को बेस्ड ऑन द बिजनेस वैल्यू, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। चौथे में रिव्यू किया जाएगा साइबर सिक्योरिटी को कि क्या वो इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसको भी अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क आपने डिटरमाइन किया है, क्या वो जो आपने कंट्रोल्स लगाए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, उसको भी अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो द पॉइंट इज रिव्यू how cybersecurity risk is affecting internal control over financial reporting. Next is determine overall responsibility for cybersecurity in the business environment. Next is protect the risk. आपने आइडेंटिफाई किया तो अब उसको प्रोटेक्ट कीजिए। प्रोटेक्ट करने के लिए ये मॉनिटर कीजिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिक एसेट्स है, इंफॉर्मेशन एसेट्स है, उनको किसी तरह का अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं कर पा रहा कोई, और उससे रिलेटेड इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं। और आपको इसे प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग देनी होगी किन लोगों को, जो आपकी टीम है, जो साइबर रिस्क को मैनेज करने के लिए आपने रखी है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो इस तरह के रिस्क से प्रोटेक्ट होने में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके। ओके, और किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है रिस्क? कंट्रोल्स लगा के, इफेक्टिव कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करके रिस्क को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तीसरा है डिटेक्ट द रिस्क। इसका क्या मतलब है कि एंटिटी के पास प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि साइबर रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके, और उसके बाद में अगर उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है तो उसे डिस्क्लोज कर पाए। ये प्रॉपर आपका डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्ड टू रिस्क। यानी अब आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड करेंगे कौन से रिस्क को? हर तरह के रिस्क को रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि कई रिस्क ऐसा होता है जो हमारे बिजनेस को बहुत ही नॉमिनल टर्म्स में अफेक्ट करता है। तो आपको कौन से रिस्क को रिस्पॉन्ड करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या फर्स्ट प्रेफरेंस है? मटीरियल ब्रीच, यानी जो चीज़ें मटीरियली आपकी साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच कर रही है उन पे आपको जल्दी से जल्दी फोकस करना होगा। पहले ये चेक कीजिए कि किस तरह के इम्प्लीकेशंस है जिसकी वजह से ये ब्रीच जो है वो अराइज हो रहा है, किस तरह के इंसिडेंट की वजह से हो रहा है, उस पर किस तरह के कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं और वो कितना इम्पैक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी एप्रोप्रिएट एक्शंस लेने में। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकवर फ्रॉम रिस्क। अब रिस्क ने अगर अफेक्ट ही कर दिया है तो आप उससे रिकवर कैसे होंगे? रिकवर करने के लिए भी एंटिटी को एप्रोप्रिएट एक्शंस लेने होंगे टू रिकवर फ्रॉम सच टाइप ऑफ अटैक एंड मेक श्योर कि बिजनेस जो है वो चलता रहे। तो अगर एक बार आपने इम्पैक्ट इवैल्यूएट कर लिया तो कुछ टेक्निक्स है जिनके थ्रू आप रिकवर हो सकते हैं। तो पहले टेक्निक का यहाँ नाम दिया है पैच अपग्रेड्स। पैच अपग्रेड्स नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कोई नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है, अब आप उस पर पैच लगाकर उससे रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ कंट्रोल्स और इंट्रोड्यूस कर दीजिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दीजिए। इन सब चीज़ों से या एंटीवायरस टूल्स लगाकर, फायरवॉल की हेल्प से आपको जो रिस्क हुआ है आप उससे रिकवर हो सकते हैं। तो ये थे टॉपिक साइबर सिक्योरिटी रिस्क फ्रेमवर्क के अंडर। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशंस फॉर साइबर रिस्क। इस टॉपिक में इसमें ऐसी जगह दी गई है जहाँ साइबर रिस्क होने के चांस है और वहाँ आपको कंसीडर करना चाहिए कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना। तो कुल 3 चीज़ें बताई है। पहला ये कि कंट्रोल अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन।
इस स्कैम में क्या होता है, हमारे वेंडर की इंफॉर्मेशन या बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन ईमेल के थ्रू उस अटैकर तक पहुंच जाती है, यानी कि इलीगली ऑब्टेन कर ली जाती है वेंडर की इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जो फंड्स वगैरह है वो इनएप्रोप्रिएटली डिस्पर्स्ड कर दिए जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सही बंदे को पेमेंट कर रहे हैं या ले रहे हैं सही इंसान से, जबकि हो ऐसे जाता है कि हमारे साथ हमारी पेमेंट को डिस्पर्स करके फ्रॉड कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको कंट्रोल लगाने के लिए क्या करना चाहिए, पहले ये चेक करना चाहिए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टू वेंडर मास्टर डेटा। तो वेंडर के डेटा में चेंज करने के लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल, किस तरीके से कम्युनिकेशन यूज़ करके चेंज अलाउ किया जाता है। तीसरा, कौन सी सिस्टम या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज को इनिशिएट करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए इस तरीके के रिक्वेस्ट को। और चौथा, कि क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए या नहीं हुए मॉडिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए। यानी अगर मास्टर डेटा में किसी भी तरह का चेंज होता है तो उसके लिए हमें जो अप्रूवल लेना पड़ता है, क्या वो लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। नेक्स्ट इज कंट्रोल अराउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स को ट्रांसफ़र करना जितना इजी, जितना सिंपल और जितना टाइमली हम इसे कर सकते हैं, उसके उतने ही ज़्यादा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। कैसे कि अगर आप फंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे साइबर अटैक का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर साइबर स्कीम्स होती है जो फॉल्स वायर ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट देती है। वायर ट्रांसफ़र यानी कि वन ऑफ द मेथड टू ट्रांसफ़र फंड्स, उसके अंदर फॉल्स रिक्वेस्ट इंसर्ट कर देती है और हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल जेन्युइन सोर्स है, हम पेमेंट कर देते हैं और हमारी पेमेंट सही जगह पहुंचने के बजाय अटैकर के हाथ लग जाती है। तो इन तरह के चीज़ों से बचने के लिए किस तरह की कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करनी चाहिए। पहला ये कि क्या जो पर्सन वायर ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रॉपरली एजुकेटेड है, उसको पता है कि किस तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं, वो ट्रांसफ़र करते वक्त बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफ़र कर रहा है। दूसरा ये कि क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए। और तीसरा, कौन से सिस्टम और टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है टू फैसिलिटेट सच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इज कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट। साइबर अटैक्स से हमारे डेटा को डिस्ट्रक्शन हो जाता है और ऑफन जो है वो नॉन वल्नरेबिलिटीज की वजह से होता है, यानी हमें पहले से अनुमान होता है कि यहाँ हमारी सिक्योरिटी हैम्पर हो सकती है। ऑफन ऐसे ही सोर्सेज जो है वो हमारे डेटा को डिस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं और ये ज़्यादातर अनअप्लाइड पैचेस द्वारा कोज की जाती है। अनअप्लाइड पैचेस यानी जहाँ हमने पहले से कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं करके रखा सिक्योरिटी का। तो इसके लिए क्या कंट्रोल्स है, पहला ये कि पहला चेक करो कि क्या एंटिटी के पास पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम है या नहीं है। दूसरा कि एंटिटी वल्नरेबिलिटी स्कैन्स करवाती है डेली बेसिस पे या नहीं करवाती। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो सेंसिटिव एरिया या वो पार्ट जो आपकी सिक्योरिटी लगाने से छूट गया है और उसमें किसी तरह के ऐसे लूप होल्स है जो अटैकर की एबिलिटी को इंक्रीज करता है उस एरिया पे अटैक करने के लिए। तो अगर एंटिटी पीरियोडिकली इस तरह की स्कैन नहीं करवाएगी कि क्या उनके सिस्टम में किसी तरह की वल्नरेबिलिटी है, तो फिर उस एंटिटी को अटैक को फेस करना पड़ सकता है। और नेक्स्ट इज हाउ इज द एंटिटी नोटिफाइड ऑफ पैचेस बाय एक्सटर्नल वेंडर्स। क्या एक्सटर्नल वेंडर्स भी एंटिटी को पैचेस के बारे में अवेयर करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिमोट ऑडिट। रिमोट ऑडिट का दूसरा नाम है वर्चुअल ऑडिट। इसके अंदर ऑडिटर हर चीज़ ऑनलाइन मोड में करता है। कैसे, ऑडिट भी ऑनलाइन करेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स ऑनलाइन इम्प्लीमेंट करेगा, फिर उससे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होंगे और उसके अलावा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू भी थ्रू ऑनलाइन मोड ही करता है, इसलिए इसका नाम है रिमोट ऑडिट। तो कंसिडरेशन क्या क्या रहेंगे, ऑडिटर को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा रिमोट ऑडिट करते वक्त। पहला ये कि ऑडिटर के पास एक स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए कि वो इस तरह से ऑडिट अपनी कैसे कंप्लीट करेगा। तो टू इंश्योर करेगा कि रिमोट ऑडिट भी उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, चाहे वो ऑनलाइन मोड में ऑडिट कर रहा है पर जो उस ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो। तो ये चीज़ ऑडिटर को चेक करनी होगी। तो इसके अंदर क्या प्लानिंग करेगा वो, उसकी प्लानिंग जो है उसके अंदर सबसे पहले टाइम का ध्यान रखा होना चाहिए। ऑडिटर शुड कंसीडर ऑडिट टाइमलीनेस, मीटिंग प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ें उसको पहले ही फिक्स करनी होगी कि वो डेटा का एक्सचेंज कैसे करेगा। एक्सेस ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट यानी कि प्लानिंग करते वक्त उसे इस चीज़ों का ध्यान रखना होगा या इन चीज़ों पे अग्री करना होगा कि ऑडिट कितने समय में पूरी होगी,
मीटिंग्स कैसे होगी, डेटा का एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या रहेगा, और किसी तरह की एक्सेस डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करने के लिए ऑथराइजेशन चाहिएगा तो वो किस तरह मिलेगा। दूसरी चीज़, एग्जीक्यूट करते वक्त और एग्जीक्यूशन फेज इन्वॉल्व्स वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग विद ऑडिटीज़। तो एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो वो अपने ऑडिटी से किस तरह मिलेगा, थ्रू द वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और डॉक्यूमेंटेशन कैसे ट्रांसफ़र होगा, इसका भी जो प्लेटफॉर्म है वो ऑडिटर डिसाइड करता है कि डॉक्यूमेंटेशन शुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म डिसाइड किया जाएगा जिसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स जो है वो ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट इज ऑडिटर शुड इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी काम ऑनलाइन किया जा रहा है तो टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये इंश्योर करना इज द बेसिक पॉइंट फॉर दिस। ऑडिटर को डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे जो डेटा एक्सेस करने के लिए मिला है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए ओनली टू द ऑडिटर और टू द रेलेवेंट पर्सन। यूँ नहीं कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस मिले किसी और को। दूसरे पॉइंट में है कि ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन जो उसे प्रोवाइड किया गया है डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म से, वो उसका स्क्रीनशॉट को ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता और स्क्रीनशॉट बिना ऑडिटी की परमिशन से ले भी नहीं सकता। यानी कि अगर ऑडिटर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो उसे ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉपर ऑथराइजेशन प्राप्त करना पड़ेगा। और उसके अलावा जब वो उसके डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस कर रहा है या फिर ऑडिटी के आईटी सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, उस टाइम यूँ नहीं कि वो पब्लिक वाईफाई यूज़ करके वो एक्सेस कर रहा है, अदरवाइज वो ऑडिटी के डेटा को खतरे में डाल रहा है। उसको उन डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करते वक्त कौन सा नेटवर्क यूज़ करना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दैट इज़ VPN यूज़ करना चाहिए जब वो उसकी आईटी सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, ताकि ऑडिटी का डेटा सेफ रहे। नेक्स्ट इज रिस्क असेसमेंट। ये असेसमेंट ये होगा कि रिमोट ऑडिट जो उसने चूज़ किया है, क्या उससे ऑडिट की ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, ये चेक करने के लिए रिस्क असेसमेंट किया जाएगा। अब दिए हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमोट ऑडिट। दोनों ही चीज़ होगी रिमोट ऑडिट को। सुनने में ये कंसेप्ट जितना इंटरेस्टिंग है उतने ही इसके एडवांटेजेस भी है और उतने ही डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज क्या होगा, कोई भी चीज़ ऑनलाइन करने का एडवांटेज है कॉस्ट सेव हो रही है, टाइम सेव हो रहा है। पहला एडवांटेज कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव। दूसरा पॉइंट, ऑडिटर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, काम में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो दिन में चाहे रात में चाहे जैसे चाहे ऑनलाइन मोड में वो काम परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज टाइम रिक्वायर्ड टू गैदर एविडेंस कैन स्प्रेड ओवर सेवरल वीक्स। जो एविडेंस गैदर करने का जो टाइम था उसके पास, अब क्योंकि उसे ऑनलाइन एक्सेस मिला है तो वो एविडेंस गैदर करने के लिए ज़्यादा टाइम भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑडिटर कैन गेट फर्स्ट हैंड एविडेंस, क्योंकि जब उसे उस ऑडिटी के आईटी सिस्टम का एक्सेस ही मिल गया है तो उसको जो एविडेंस मिलेगा ना वो फर्स्ट हैंड होगा, वो किसी तरह की कॉपी नहीं होगी, उसमें किसी तरह का अल्टरेशन नहीं होगा। ऑडिटर डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा है इसलिए। नेक्स्ट, widens the selection of auditors from a global network of experts। ऑनलाइन ऑडिट का एक ये फायदा भी है कि ऑडिटर ग्लोबली एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकता है। अगर वही ऑडिट वो क्लाइंट के प्लेस पे जाकर कर रहा है तो वो पूरे वर्ल्ड से एक्सपर्ट्स की हेल्प नहीं ले सकता। अब आएंगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। पहला ये कि नेटवर्क इशू की वजह से मीटिंग का इंटरप्शन। कोविड-19 के थ्रू आपने भी अगर कोई क्लासेस या किसी तरह की ट्रेनिंग वगैरह ली होगी तो आपने इस हैक को ज़रूर यूज़ किया होगा कि जब आप कुछ बोल रहे हैं तो हमने बोला सर नेटवर्क इशू। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करने का कि इसमें नेटवर्क इशू अराइज होते हैं। नेक्स्ट इज ऑडिटर जो है क्योंकि वो ऑनलाइन ऑडिट कर रहा है तो वो ऑडिटिंग की ऑर्गेनाइजेशन में विजिट नहीं करेगा तो वहाँ के लोगों से नहीं मिलेगा। कई बार हमें ऐसे एविडेंस होते हैं जो लोगों के बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। ना तो ऑडिटर को ये विजुअलाइजेशन मिलेगा और ना ही वो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर के बारे में जान पाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। वो सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है जितनी उसे ऑनलाइन प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट डॉक्टर डॉक्यूमेंट एंड टू omit relevant information is increased। यानी कि एंटिटी ने जिस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है बस उन्हीं के बेसिस पे ऑडिटर को ऑडिट करनी है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर का मतलब ये है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई खराबी है तो उनका इलाज करके, यानी कि
मिसरिप्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। चौथा ये रिमोट एक्सेस टू सेंसिटिव आईटी सिस्टम्स में नॉट बी अलाउड एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने से मना भी कर सकता है। नेक्स्ट इज कल्चरल चैलेंजेस फॉर द ऑडिटर, क्योंकि जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता था एसेट्स का, स्टॉक का, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडिट का कि हम स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करते हैं, ये ऑनलाइन मोड में पॉसिबल नहीं है। तो ये थे रिमोट ऑडिट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एंड आई होप ये इस वीडियो के लिए काफ़ी है। इस चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन जो है वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे और ये पोर्शन वैसे भी अपने आप में बहुत हैवी हो रहा है। सभी टर्म्स की एक प्रॉपर मीनिंग है, प्रॉपर डेफिनेशन है जिनको आपने समझना है। बस एक बार समझने के बाद आपके लिए एमसीक्यू बिल्कुल ईजी होने वाला है और ये चैप्टर बिल्कुल स्कोरिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।